नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नगर की, कि हम नगर किसे कहते हैं और उसकी परिभाषाओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि नगर की परिभाषाओं को लेकर के विद्वान एकमत नहीं हैं। तो विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नगर क्या है या नगर किसे कहते हैं। तो नगर की परिभाषा को लेकर के सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण भिन्नता लिए हुए हैं। मम्फोर्ड ने भी नगरों के विषय में लिखा है कि नगर मानव की सभ्यता के साथ ही अस्तित्व में आ गए थे, परंतु आज भी वैज्ञानिक नगर की एक सर्वमान्य परिभाषा पर एक मत नहीं है। और ऐसा लगता है कि ये तो सभी जानते हैं कि नगर क्या है या शहर क्या है, परंतु कोई भी इसे ठीक से परिभाषित नहीं कर पाया है। तो नगरों को समझने के लिए हम इसकी परिभाषाओं को अलग अलग आधारों पर बांट करके ये समझने का प्रयास करेंगे कि नगर क्या है। तो सबसे पहला जो आधार हम ले रहे हैं नगर की परिभाषाओं को समझने के लिए, वो है सांख्यिकीय आधार। तो नगर को परिभाषित करने का सबसे सरलतम आधार है सांख्यिकीय आधार, यानी संख्या के आधार पर। वहाँ पर जो व्यक्ति निवास करते हैं उनकी संख्या के आधार पर ये बताया जा सकता है कि अमुक समुदाय नगर की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो नगर को परिभाषित करने का सबसे सरलतम आधार है सांख्यिकीय आधार। क्रॉस ने समाजशास्त्री हुए हैं, तो क्रॉस ने उस बस्ती को नगर घोषित किया जिसकी न्यूनतम जनसंख्या, कम से कम जनसंख्या 2000 है। उसको उन्होंने उस मानव बस्ती को उन्होंने नगर की श्रेणी के अंतर्गत रखा। और यूरोप के अन्य देशों ने भी इसी परिभाषा का अनुसरण किया। 1887 में यह संख्या इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिकल ने भी मान्य घोषित कर दी, लेकिन इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि कितनी संख्या होगी, जनसंख्या कितनी होगी एक शहर के, इसके लिए सभी देशों के भी अपनी अलग अलग संख्या उन्होंने निर्धारित कर रखी है। तो जैसे कि कोरिया ने 44,000 संख्या निश्चित कर रखी है कि जिस जगह पर 44,000 व्यक्ति निवास करेंगे उसे उन्होंने नगर की श्रेणी के अंतर्गत रखा है, जबकि भारत में यह संख्या 5,000 ही है। तो जनसंख्या के आधार पर नगर को परिभाषित करना पूर्ण वैज्ञानिक नहीं है, आपस में मतभेद है जनसंख्या को लेकर के। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरे आधार की बात करते हैं, जनसंख्या के घनत्व का आधार, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, कितना घना है वहाँ पर जनघनत्व, इसके आधार पर भी नगर को परिभाषित करने का प्रयास विभिन्न विद्वानों ने किया है। तो जनसंख्या के घनत्व के आधार पर नगर को परिभाषित करने का प्रयास किया गया, लेकिन नगर के लिए कोई भी न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व निश्चित नहीं किया जा सका है। वॉल्टर एफ विलकॉक्स ने निम्न जनसंख्या के घनत्व का सुझाव दिया। उन्होंने ये सुझाव दिया कि भाई इतनी जनसंख्या के आधार पर, है ना, हम क्रॉस मानेंगे, किसे बस्ती मानेंगे और किसे नगर मानेंगे। तो उन्होंने ये सुझाव दिया और बताया कि 100 से कम प्रति वर्ग मील घनत्व वाला कंट्री माना जाएगा, 100 से 1000 वाला ग्राम की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, और 1000 से अधिक घनत्व वाला नगर की श्रेणी में आएगा। लेकिन ये जनसंख्या के घनत्व की माप भी सर्वमान्य सिद्ध नहीं हुई, और अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी अलग अलग माप दी है इसके बारे में। तीसरा, हम परिभाषाओं को समझने के लिए कि नगर क्या है, इसका तीसरा आधार हम ले रहे हैं भारतीय जनगणना अनुसार कस्बा एवं नगर। तो भारतीय जनगणना प्रतिवेदन ने नगर या कस्बा की परिभाषा कानून, जनसंख्या और घनत्व को ध्यान में रख करके दी है, जो निम्न परिभाषा से हम स्पष्ट देख सकते हैं। पहला, उन्होंने बताया कि सभी स्थान जिनमें नगरपालिका, निगम या सूचित कस्बा क्षेत्र समिति आदि। दूसरी उन्होंने बात की
कि वो सभी स्थान जो निम्न लक्षणों को पूर्ण करते हैं नगर कहलाते हैं। यानी भारतीय जो जनगणना प्रतिवेदन है, उन्होंने कुछ लक्षण बताए कि जैसे कि 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। यानी नगर कहलाने के लिए उन्होंने कहा कि न्यूनतम जो जनसंख्या है वो न्यूनतम 5000 होनी चाहिए, 5000 और इससे अधिक, 5000 से अधिक जो जनसंख्या होगी वो नगर की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। यानी 5000 से कम जिसकी जनसंख्या है वो नगर की श्रेणी के अंतर्गत हम उसे नहीं सकते। तो नगरों के लिए उन्होंने अनिवार्य कर दिया कि 5000 से अधिक जनसंख्या होगी, केवल वही समुदाय नगर की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। दूसरा उन्होंने बताया कि कम से कम 75% पुरुष कामकाजी जनसंख्या गैर कृषि कार्य वाली हो। यानी शहरों के लिए उन्होंने बताया कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5000 से अधिक, और उस 5000 में से यानी जितनी भी अधिक जनसंख्या उसमें से लगभग 75% जो पुरुष हैं वो गैर कृषि कार्य वाले व्यवसायों में या ऑफिसों में कार्य करते हों। तीसरी उन्होंने लक्षण बताया नगर के लिए कि जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। यानी जो भारतीय जनगणना प्रतिवेदन है इसने नगरों के लिए 3 चीज़ें बताई। सबसे पहला बताया कि जनसंख्या जो है वो 5000 से अधिक होनी चाहिए और कम से कम 75% पुरुष जो हैं वो कामकाजी जनसंख्या जो है वो गैर कृषि कार्य वाली होनी चाहिए। और तीसरा बताया इन्होंने कि जनसंख्या का घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कम 400 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति निवास करने चाहिए। तो वो जगह, वो समुदाय नगर की श्रेणी के अंतर्गत इन्होंने रखा। आगे उसी को बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि कोई भी नगरीय क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक हो वह भारतीय जनगणना अनुसार नगर माना जाएगा। अगला आधार हम लेते हैं व्यवसाय का आधार। यानी नगर क्या है, इसकी परिभाषाओं को लेकर के जो विद्वान हैं, जो समाज वैज्ञानिक हैं, उनमें आपस में एक राय नहीं है, वो एक मत नहीं है। तो उन्होंने सबने अपने अलग अलग आधार बताए हैं कि किस मानव समुदाय को अपन नगर की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे या कौन सा नगर कहलाएगा। तो अगला उन्होंने आधार बताया है व्यवसाय का आधार। तो जो विल्कोक्स है, तो विल्कोक्स नगरीय समाजशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि विल्कोक्स मात्र जनसंख्या के घनत्व पर आधारित नगर की परिभाषा से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि विद्वानों में एकमतता नहीं है। तो वो जनसंख्या के घनत्व के आधार पर जैसे भारतीय जनगणना प्रतिवेदन में भी कहा गया था कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहेंगे तो वो नगरीय क्षेत्र माना जाएगा। तो इस परिभाषा से वो संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने बताया कि उन्होंने घनत्व के साथ व्यवसाय के आधार को जोड़कर नगर की परिभाषा दी है। तो उन्होंने जनघनत्व तो बताया कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति निवास करने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने व्यवसाय के आधार को भी इसमें जोड़ दिया। और उन्होंने कहा इनके अनुसार ग्राम वह है जिसका व्यवसाय मात्र कृषि है और नगर वह है जिसमें व्यावहारिक रूप से कृषि कार्य नहीं है। यानी नगरों के अंतर्गत गैर कृषि कार्यों में व्यक्ति लगे हुए होते हैं। अगला आधार हम लेते हैं इसी में कानून का आधार। तो कई देशों में नगर को कानून की भाषा में परिभाषित किया गया है। एक स्थान को कानूनन नगर घोषित कर दिया जाता है। भारत में राज्य सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि वो एक बस्ती को नगरपालिका घोषित कर सकती है या एक कस्बा घोषित कर सकती है, लेकिन इसमें कार्यविधि तो पूर्ण स्पष्ट है कि सरकारों की कार्यविधि होगी, किस प्रकार से वो किसी बस्ती को शहर घोषित करेंगे या कस्बा घोषित करेंगे। तो कार्यविधि तो पूर्ण स्पष्ट है, लेकिन पहचान के आधार राज्यों में पहचान के आधार जो है वो विभिन्न राज्यों में समान नहीं है, उनमें समानता नहीं है। अगले आधार की हम बात करते हैं समाजशास्त्रीय परिभाषा। यानी समाजशास्त्र में हम नगर किसे मानेंगे। तो समाजशास्त्री हैं वो कहते हैं कि नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा हो गया है कि जिसमें लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। यानी वहाँ की जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा हो गई है
कि व्यक्ति एक दूसरे को शहरों के अंदर नहीं जानते हैं। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, है ना, क्योंकि श्रम विभाजन होता है, कार्यों का विशेषीकरण होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं और उनमें दैत्यिक संबंध होते हैं। अब अगला हम कारक लेते हैं बहुकारकीय आधार, यानी जो विद्वान है वो नगर की परिभाषाओं को लेकर के एकमत नहीं है। तो अब तक तो सबने अलग अलग दिया, और अब बहुकारक यानी बहुत सारे आधार, किसी नगर, किसी भी समुदाय को, किसी भी क्षेत्र को नगर घोषित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कारकों को आधार मान करके बताया है। तो किसी एक आधार के अनुसार नगर की संतोषजनक परिभाषा देने में सफलता नहीं मिली है, इसलिए कुछ विद्वानों ने कुछ कारकों के योग, बहुत सारे कारकों को मिला करके या बहुकारकों के आधार पर नगर को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो जैसे कि सोरोकिन है, जिमरमैन है, मुनरो है, सोमबर्ट हैं, तो ये जो नगरीय समाजशास्त्री हैं ये बहुकारकवादी हैं, यानी नगरों की परिभाषा, नगर की परिभाषा को लेकर के ये बहुत सारे कारकों को मिला देते हैं। तो सोरोकिन और जिमरमैन ने 8 लक्षणों का उल्लेख किया है जिसके आधार पर नगर को ग्राम से भिन्न किया जा सकता है, जैसे व्यवसाय, पर्यावरण, समुदाय का आकार, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या में विषमता, सामाजिक विभेदीकरण एवं स्तरीकरण, गतिशीलता और अंतःक्रिया व्यवस्था, है ना। तो ये इन्होंने अलग अलग आधार ये बताए हैं, आधार बताए कि शहरों के अंदर, नगरों के अंतर्गत ये विशेषताएं जो हैं वो पाई जाती है ना। तो थियोडोरसन तथा थियोडोरसन लिखते हैं एक जगह कि नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च जनसंख्या घनत्व, गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता, जटिल श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च श्रेणी का विशेषीकरण और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। यानी इन्होंने नगरीय समुदाय की ये सारी विशेषताएं इन्होंने बता दी कि ये नगरों के अंतर्गत ऐसा होता है। जैसे उच्च जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा होता, प्रति वर्ग किलोमीटर में बहुत सारे, यानी लगभग 400 से ज़्यादा और कहीं कहीं तो 1500 तक लोग एक उसमें वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करते हैं। गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता होती है। गाँव के अंदर क्या प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है, या फिर जो लोग होते हैं वो कृषि कार्य से संबंधित व्यवसाय ही करते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में कृषि कार्य नहीं बल्कि गैर कृषि कार्यों की प्रमुखता होती है। शहरों में जो श्रम विभाजन है वो जटिल प्रकार का होता है ना, और विशेषीकरण होता है, श्रम विभाजन भी होता है, कार्यों का बंटवारा भी होता है भली प्रकार से करने के लिए। यहाँ पर मानव समुदाय अपने अपने अलग अलग कार्यों का बंटवारा कर लेता है और उससे प्रत्येक जो वर्ग विशेष है या व्यक्ति विशेष है वो किसी एक कार्य में दक्ष हो जाता है और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है ना। गाँव के अंदर तो ग्राम पंचायत या फिर जाति पंचायतें होती हैं और उन्हीं वो ही व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करती है प्रमुख रूप से, जबकि नगरों के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर नगरों के अंदर व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करने के लिए कानून, राज्य और पुलिस होती है, पुलिस व्यवस्था होती है। नगरीय समुदायों की विशेषता जनसंख्या की विभिन्नता, अव्यक्तित्व एवं दैत्यिक संबंधों का प्रचलन तथा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता आदि है। यानी थियोडोरसन तथा थियोडोरसन ने ये सारी जो हैं वो नगरीय समुदाय की विशेषताएं बताई हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि नगर की विशेषताएं क्या होती हैं। आज के इस वीडियो में तो हमने ये समझने का प्रयास किया है कि हम नगर किसे कहेंगे, और इसकी परिभाषाओं को समझने के लिए जो विद्वान है, जो समाज वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग आधार बताए थे। उन आधारों के आधार पर हमने ये समझने का प्रयास किया है कि आखिर नगर हम किसे मानेंगे। धन्यवाद।